हेलो ऑल, वेलकम टू माय इंग्लिश ट्यूटर। डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ तीन चैप्टर्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी, जिसमें से पहले दो चैप्टर हॉर्नबिल से हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड द फोटोग्राफ, और लास्ट चैप्टर होगा आपके स्नैपशॉट्स बुक से समर ऑफ अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, और उम्मीद है कि मैं जब तक आंसर बताऊं आपके राइट ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में आ चुके होंगे। First lesson, the portrait of a lady. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. तो इसका पहला सवाल है, हु इज शी रेफर्ड हियर। ये जो यहाँ लाइन है, शी कंटिन्यूड, यहाँ पे शी कौन है? आपके ऑप्शन है मदर ऑफ द ऑथर, सिस्टर ऑफ द ऑथर, ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर या आंट ऑफ द ऑथर। तो यहाँ पे शी है, ऑथर की दादी। तो राइट ऑप्शन विल बी सी, grandmother of the author. Question number 2. The author now goes to a school attached to a temple, Punjabi school, English school and Hindi school. So with reference to this line आपको देखना है कि यहाँ लिखा है she continued to wake me up, यानी कि पहले की भांति वो मुझे लगातार जगाती थी, and get me ready for school, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। तो ये जरूर गांव से आने के बाद वाले विद्यालय की बात हो रही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंग्लिश स्कूल। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने लगे थे। And the last part of this question is, who is the author of these sentences? इसमें कौन कह रहे हैं हमसे? ऑप्शंस हैं ए आर विलियम्स, नानी पालखीवाला, टेरेंस राटिगन या खुशवंत सिंह। तो इस कहानी के लेखक ही हैं खुशवंत सिंह। तो आंसर इज ऑप्शन डी। Let us go to next reference. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। अब इन लाइंस को समझने में यदि आपको कोई परेशानी है तो हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज के बाद। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इस रेफरेंस में। व्हाट डज द नरेटर मीन बाय सिल्वर लॉक्स? तो यहाँ जो सिल्वर लॉक्स की बात की गई है, ये क्या चीज है और किसके सिल्वर लॉक्स है, ये तो आप इसमें गेस कर चुके हैं। अगर आप लाइन को देखें तो ये लाइन यहाँ है, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर फेस। तो आपके ऑप्शंस हैं लॉकेन की, ग्रे हेयर, अटायर ऑफ सिल्वर कलर एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे दादी माँ के सफेद बालों की बात हो रही है, तो उसे हम कहेंगे ऑप्शन बी, ग्रे हेयर। नेक्स्ट पार्ट 2, which figure of speech has been used in pale puckered face? आपके ऑप्शंस हैं सिमिली, मेटाफर, एलिटरेशन एंड जियोग्मा। अब यदि आप इन तीन वर्ड्स को देखें तो इसमें जो पहले दो वर्ड्स हैं इनके पहली ध्वनि समान है, पेल पकड़। तो ऐसे लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच को हम कहेंगे ऑप्शन सी, एलिटरेशन। तो यदि आपने सी लिखा है तो यू आर राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द वर्ड हॉबल मीन? हॉबल किसी व्यक्ति के चलने की चाल को कहते हैं। तो वो चाल कैसी होती है? वॉक क्विकली, लिम्प, रश या हेसन। यहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होगा। तो यहाँ पे हॉबल का अर्थ है लंगड़ा कर चलना। तो ये हॉबल का मीनिंग होगा ऑप्शन बी, लिम्प। अब आगे जाने के पहले एक बार इस लाइंस को हम समझ भी लेते हैं, ताकि यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप क्लियर कर ले। यहाँ पे ऑथर अपने दादी माँ की डिस्क्रिप्शन, वर्णन में बता रहे हैं कि शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो पूरे घर में लंगड़ाती फिरती थी, वो असुविधा के साथ चलती थी। इन स्पॉटलेस व्हाइट, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, बिना दाग के सफेद। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ उनके वेस्ट या कमर पे होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, क्योंकि वो झुककर चलती थी, स्टूप यानी झुकना। तो उन खुद को बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ कमर पे रखती थी,
and the other telling the beads of a rosary, और दूसरे हाथ से वो माला जापती थी, हरि नाम जैसे हम जापते हैं उसे कहते हैं बीड्स ऑफ रोजरी। रोजरी उस माला का नाम है और बीड्स हो गया उसके अंदर जो भी मोतियां थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और उसके जो सफेद बाल थे वो बिखरे हुए रहते थे बिल्कुल उनके चेहरे पर, जो बिल्कुल पेल था, फीका था। पकड़ है उसमें बहुत सारी धारियां थी या उसमें उम्र का पता चलता था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और लगातार वो जो प्रेयर करती थी, मंत्र जाप करती थी, वो प्रेयर सुनाई देता था लेकिन वो इनऑडिबल था, मतलब बहुत हल्के स्वर में वो जाप करती थी। एंड यस शी वॉज ब्यूटिफुल, ऑथर के नजर में वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ठीक जैसे पहाड़ों पर जब सर्दियां होती है तो उस वक्त जो लैंडस्केप या दृश्य दिखता है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सिरीनिटी, चारों ओर वो फैलाव होता है, एक्सपेंस यानी फैलाव है, एक शुद्ध सफेद शांति की, सिरीनिटी की, और जहां की आप बिल्कुल शांति गहरी सांस लेते हो और संतुष्टि की सांस लेते हो, बिल्कुल वैसा ही उनका चेहरा दिखता था। लेट अस गो टू द नेक्स्ट रेफरेंस। Question 3. In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. तो यहाँ पे रेफरेंस है कि जब ऑथर वापस आते हैं विदेश से तो उनकी दादी कैसे उनका घर आना सेलिब्रेट करती है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड शी सेलिब्रेट हिज हर ग्रैंडसन होम कमिंग, यहाँ पे हर होगा, काइंडली चेंज कर ले। तो उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया? सैंग सॉन्ग्स, बीट द ड्रम्स, एंजॉयड कलेक्टिंग द वुमेन ऑफ नेबरहुड, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। गाने भी गाए, ड्रम्स पे थाप बजाया और साथ ही साथ महिलाओं को इकट्ठा भी किया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3, व्हाट चेंज केम ओवर नरेटर्स ग्रैंडमदर, उस दिन विशेषकर उनकी दादी में कौन से बदलाव आए? शी डिड नॉट प्रे, शी सेलिब्रेटेड, शी डांस्ड अ लॉट, नन ऑफ दीज। तो जो पैसेज का अंतिम लाइन था उसी में आप नोटिस किया होगा आपने कि उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था। तो राइट आंसर होगा कि उनमें ये बदलाव था, शी डिड नॉट प्रे। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर एंड हिज फैमिली हैव टू परसुएड हर, किस बात के लिए उन्हें उनको समझाना पड़ा, मनाना पड़ा या जिद करना पड़ा, परसुएड करना पड़ा? फॉर ओवर स्ट्रेनिंग, फॉर नॉट ओवर स्ट्रेनिंग, फॉर वरिंग अ लॉट, या नन ऑफ दिस। ये कि वो बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेन कर ले, ज्यादा थक जाए, या फिर वो ना थके, या फिर चिंता ना करे। तो फैमिली क्यों परेशान थी उन लाइंस में? ऑप्शन बी, कि वो ओवर स्ट्रेन ना करे खुद को, वो खुद को ज्यादा ना थकाए। ऑप्शन विल बी फॉर नॉट ओवर स्ट्रेनिंग। अब ये पार्ट है जब उनकी ग्रैंडमा का देहांत हो गया तो उस वक्त में क्या घर में माहौल होता है। Question 4. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse and dead body, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. तो जब दादी का देहांत हो गया और उस दिन स्पैरोज, गोरैया उनके घर पर आए तो उनकी माँ को अफसोस हुआ। उन्होंने कुछ टुकड़े ब्रेड क्रम्स उनके लिए डाल दिए, लेकिन स्पैरोज ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही ग्रैंडमदर के कॉप्स वहां या डेड बॉडी को निकाला गया घर से, अर्थी वो भी वहां से चुपचाप चले गए और अगले दिन स्वीपर ने सारे ही ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया, यानी कि चिड़ियों ने उसे खाया ही नहीं था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बर्ड्स टेक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स, आखिर उन चिड़ियों ने वो ब्रेड के टुकड़े को क्यों नहीं ध्यान दिया या उसे खाया? ऑप्शन है, फॉर दे हैड ईटन अ लॉट, उन लोगों ने बहुत खा लिया था। फॉर दे डिड नॉट लाइक ब्रेड क्रम्स, उन्हें ब्रेड क्रम्स नहीं पसंद थे। या फिर फॉर दे हैड रियलाइज्ड
that the woman who fed them was no more. उनको शायद एहसास हुआ था कि जो औरत उन्हें वो खिलाती थी ब्रेड क्रम्स दिनों दिन, अब वो नहीं रही, was no more, या ऑप्शन डी none of these. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर दे हैड रियलाइज्ड कि दादी अब गुजर चुकी है और उन्हें खाना खिलाने वाली जो महिला है वो नहीं रही, तो शोक में उन्होंने नहीं खाया. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड फेच मीन इस कॉन्टेक्स्ट में. तो यहाँ पे फेच का अर्थ होगा लाना, ऑप्शन ए ब्रिंग. पार्ट 3 of the same question. Which literary device has been used in sweeper swept away? अभी हमने फिगर ऑफ स्पीच किया लास्ट क्वेश्चन में भी, तो आपको हर चैप्टर में फिगर ऑफ स्पीच याद रखना है. आपके ऑप्शन है ए पर्सोनिफिकेशन, बी एलिटरेशन, सी सिमिली एंड 4 मेटोनिमी. तो फिर आप गौर से देखिए, स्वीपर स्वेप्ट अवे में पहले जो कॉन्सोनेंट्स है स स्वीपर की और स स्वेप्ट की, ये बता रहा है कि ये एलिटरेशन है या अनुप्रास है. ये होगा आपका राइट ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 5. We protested, but she ignored our protests. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. ये वो क्षण है जब दादी देह त्यागती है. तो उनके घर वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप इतना मत थको, लेकिन वो उनके प्रोटेस्ट का ध्यान नहीं दी. वो अपने बेड पे शांति से लेट जाती है और अपने माला को जापती रहती है. टेलिंग हर बीट यानी माला जपना. और इसके पहले कि वो लोग कुछ सस्पेक्ट या गेस कर पाते, अचानक से उसके होंठ हिलने बंद हो जाते हैं और उनका जो वो रोजरी माला है वो गिर जाता है उनकी बेजान उंगलियों से. और उनके चेहरे पर एक बहुत शांति की छवि, एक रंग बदलता हुआ छवि उनके चेहरे पर दिखता है, जिसको देखकर उनको अंदाजा हो जाता है कि दादी नहीं रही. तो यहाँ पे हु आर वी, तो वी कौन है? ऑप्शन ए नरेटर एंड हिज फैमिली, बी नरेटर एंड हिज ग्रैंडमदर, ऑप्शन सी नरेटर एंड हिज वाइफ. तो यहाँ पे हमें मालूम है कि नरेटर के फैमिली में और भी लोग थे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नरेटर एंड हिज फैमिली, उनके परिवार के जो भी लोग थे. नेक्स्ट इज हाउ डिड शी डाई, आखिर दादी का देहांत कैसे हुआ? शी फेल ऑफ द लैडर, क्या वो सीढ़ी से गिर गई? शी ओवरस्ट्रेन्ड हरसेल्फ इन ओल्ड एज, वो ज्यादा थकान की वजह से वो गुजर गई, या शी गॉट अ हार्ट अटैक. तो उसी दिन हमने स्टोरी में पढ़ा कि वो बहुत खुश थी, तो वो महिलाओं को जमा करके ड्रम बजा रही थी, लगातार गाना गा रही थी. तो ये हो गया कि उसने खुद को ओवरस्ट्रेन कर लिया था अपनी उम्र से ज्यादा. एंड पार्ट 3 इज व्हाट डज द वर्ड पैलर मीन? पेल, येलोइश या रेडिश, या दोनों ए और बी. तो बिल्कुल जब किसी का देहांत हो जाए तो उसके चेहरे पर वो हल्का पीलापन जो आता है उसे कहते हैं पैलर, यानी कि पेल और येलोइश. पेल यानी फीका, येलोइश यानी पीला. ये दोनों ही रंग मिलाकर होंगे ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द फोटोग्राफ. वो एक पोएम है. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of laws. तो ये जो लाइन्स है पोएम की, इसमें पूछा गया कि शी कौन है? पोएट है, पोएट की मदर है, पोएट की कजन है, या पोएट की फ्रेंड है? सो राइट ऑप्शन विल बी पोएट्स मदर, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, इस पोएम के लाइंस में जिन लड़कियों का नाम है बेटी एंड डॉली, वो कौन है? कजन्स ऑफ मदर, फ्रेंड्स ऑफ पोएट, नेबर्स ऑफ पोएट, या पेरेंट्स ऑफ मदर? तो यहाँ पे होगा कजन्स, है ना, उनकी चचेरी बहन है या मौसेरी बहन है, उसे कहेंगे कजन्स ऑफ मदर. पार्ट 3, नेम द पोएटिक डिवाइस इन द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. अब यहाँ पे गौर से अगर आप देखें तो दो ऐसे शब्द है जिनके अर्थ अलग है पर दोनों को साथ में रखा गया. लेबर्ड यानी मेहनत करना और ईज यानी कि आराम करना. तो आखिर दो शब्दों को एक साथ लाने का अर्थ ये है कि बताना चाह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से उन्हें आराम मिला था. तो इसके राइट ऑप्शंस में आप क्या देख पा रहे हैं? मेटाफर, सिमिली, ऑक्सीमोरन या पर्सोनिफिकेशन.
तो यदि दो एंटोनिम वाले शब्द एक साथ हो किसी पर्पज से, हम उसे कहेंगे ऑप्शन सी। अगर आपने सी लिखा है तो सही जवाब है ऑक्सीमोरॉन। Next part, same the photograph. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Which poetic device has been used in washed their terribly transient feet? तो इसमें क्या ये पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, या एलिटरेशन एंड ट्रांसफर एपिथेट है, या मेटोनॉमी है? तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले टेरिबली ट्रांजिएंट में पहले ध्वनि है ट ट, तो ये एक एलिटरेशन है। और साथ ही साथ यदि आप किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक ऑब्जेक्ट के अंग के बारे में बात करें लेकिन आप मीन करें उसके पूरे ही व्यक्तित्व को, तो उसे हम कहते हैं एपिथेट। तो यहाँ पे जब फीट की बात हो रही है तो फीट एक्चुअली बॉडी का अंग है और पूरे शरीर यानी कि पूरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, लेकिन लिखा हुआ है फीट। तो ऐसे डिवाइस को हम कहेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलिटरेशन एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आखिर इस ट्रांजिएंट वर्ड का मीनिंग क्या है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द वर्ड ट्रांजिएंट मीन? दैट लास्ट फॉर लॉन्ग, दैट लास्ट फॉर एवर, दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट का अर्थ है जो कि कम समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन वाज दैट पिक्चर क्लिक्ड? वहां जो पिक्चर की बात हो रही है वो कब क्लिक हुई थी? बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न, बिफोर द पोएट वॉज डेड, या बिफोर द पोएट वॉज मैरिड? तो ये तब क्लिक की गई थी जब पोएट की मदर बहुत यंग थी और कजन्स के साथ घूमने गई थी। तो आंसर विल बी बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It is silences, silences. So what is the poet's reaction in the end? इस पोएम के एंड में पोएट का रिएक्शन क्या है शर्ली टॉल्सन का? She wants to write more and more about her mother. She doesn't want to speak more for she is sad. She wants to draw the picture of her mother, yeah, all of these. तो इसका राइट ऑप्शन होगा अब वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती बिकॉज वो बहुत दुखी है। ऑप्शन बी, शी डजंट वांट टू स्पीक मोर, वो बात अब नहीं करना चाह रही है, फॉर शी इज सैड, क्योंकि वो दुखी है। वो पार्ट टू, विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस? अब आप गेस कर पा रहे होंगे साइलेंस एंड साइलेंसेस के जो पहले दो ध्वनि है वो मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे आप इसका ऑप्शन चुनेंगे पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, एलिटरेशन या ऑक्सीमोरॉन में से ऑप्शन सी एलिटरेशन। What is the mental state of Shirley Tolson in the end of the poem? जब पोएम फिनिश होता है द फोटोग्राफ, वो उनका मूड कैसा है? शी इज अपसेट, शी इज ओवरजॉयड, शी इज एक्सटैटिक, या ऑल ऑफ दिस? तो वो बहुत दुखी हैं, अफसोस है उन्हें माँ के जाने का। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, शी इज अपसेट। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पोएम। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड पैडलिंग मीन? प्ले इन सैंड, प्ले इन मड, प्ले इन वाटर, या नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर होगा पैडलिंग हम पानी में ही कर सकते हैं, सो दैट इज प्ले इन वाटर। क्वेश्चन पार्ट टू, हु वाज होल्डिंग द पोएट्स मदर हैंड? उनके कजन्स के नाम आपको ढूंढने हैं। ऑप्शन ए बेटी एंड जॉली, ऑप्शन बी किटी एंड डॉली, ऑप्शन सी बेटी एंड डॉली, या ऑल ऑफ दीज? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बेटी एंड डॉली। पार्ट थ्री, हाउ ओल्ड वॉज द पोएट्स मदर एट द टाइम ऑफ क्लिक? जब फोटो ली गई तो उनकी माँ की उम्र क्या रही होगी उस वक्त में? 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, या 14 ईयर्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 ईयर ओल्ड। मुझे उम्मीद है कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल राइट ऑप्शंस को मेरे बोलने से पहले ही आप लिख पा रहे हैं। And one more question. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silences. तो यहाँ पे जो she's been dead लिखा हुआ है, ये she कौन है? क्या पोएट की मरी हुई आंट है, पोएट की मरी हुई माँ है, या फिर उनकी डेड कजन है? सो द राइट आंसर इज बी, द पोएट्स डेड मदर। पार्ट टू,
वाई इज देयर नथिंग टू से अबाउट द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर? क्यों वो कुछ नहीं कहना चाहती है? बिकॉज द पोएट इज कंफ्यूज्ड, because the poet was not in her senses when her mother expired, या because the death of the poet's mother has left a deep void in the poet's heart? तो ये तीन ऑप्शन आप ध्यान से समझिएगा। पहला ऑप्शन है कि पोएट काफी कंफ्यूज्ड है, वो समझ नहीं पा रही है। सेकेंड इज कि बिकॉज द पोएट वॉज नॉट इन हर सेंसेस, वो होशो हवास में नहीं थी जब उनकी माँ एक्सपायर की, या फिर वो एक खालीपन, डीप वॉइड यानी खालीपन अभी महसूस कर रही है अपने मन में जब से माँ गई है। और लास्ट है बिकॉज द पोएट डिड नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ हर मदर, उनकी माँ के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि उनके मन में एक बहुत खाली या वीरानी जो है वो छूटी हुई है, या वो रह गई है जब से उनकी माँ का देहांत हुआ है। अब हम आते हैं अंतिम भाग पर उस पोएम के। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज इवेंट्स दैट चेंज योर लाइफ ओवर विच यू हैव नो कंट्रोल, यानी कि परिस्थितियां जो हमारे लाइफ में बदलती हैं और उस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। ऑप्शन है ए साइलेंसेस, बी एनवायरमेंट, सी सिचुएशन, या डी सरकमस्टांस। इसका राइट आंसर होगा परिस्थिति का सरकमस्टांस। अब हम करेंगे अंतिम चैप्टर पे डिस्कशन, विच इज समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. यानी कहानी की शुरुआत जहां होती है तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहले ये स्टोरी कहाँ से ली गई है। दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द लेसन। ऑप्शन ए बर्थ, ऑप्शन बी मदर्स डे, ऑप्शन सी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एंड ऑप्शन डी द एड्रेस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब इसके नरेटर कौन है? दोनों भाई आराम और मुराद में कौन ये कहानी सुना रहे हैं? ए आराम, बी अंकल खुसरोवे, सी मुराद एंड डी द ओनर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आराम। पार्ट 3, why had Murad come to Aram? मुराद क्यों आया था आराम के पास? ऑप्शन ए, he wanted him to ride the horse, वो चाह रहे थे कि वो घुड़सवारी करे उसके साथ। he had come to take him for a walk, कि उसको वो ले जाए मॉर्निंग वॉक के लिए। he wanted to show him the horse, वो उसे घोड़ा दिखाना चाहते थे, या none of the above, या कोई भी नहीं। हाँ बिल्कुल, वो उस वक्त आया था सिर्फ अपने घोड़े को दिखाने के लिए। he wanted to show him the horse। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे। आराम, he said, I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. तो आराम को जब मुराद ने बुलाया घोड़ा दिखाने के लिए खिड़की पे, तो बिल्कुल सुबह का समय था और उसे लग रहा था कि ये ड्रीम हो सकता है, सपना, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये ड्रीम नहीं था। तो सबसे पहले पूछा गया है इस लेसन के ऑथर कौन है? द ऑथर ऑफ द लेसन इज ए विक्रम सेठ, बी ए जी क्रॉनिन, सी अमिताभ घोष एंड डी विलियम सारियन। तो आपने राइट आंसर गेस किया होगा ऑप्शन डी विलियम सारियन। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द नरेटर व्हेन ही सॉ मुराद? जब आराम ने देखा मुराद को, उसका रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी? ही वाज सैड, ही वाज नर्वस, ही वाज सो सरप्राइज्ड, ही वाज एंग्री। इसका राइट आंसर होगा वो आश्चर्यचकित था घोड़ा देखकर। ऑप्शन सी, ही वाज सो सरप्राइज्ड। पार्ट 3, विच टाइम ऑफ द डे इज मेंशन्ड हियर? दिन का कौन सा हिस्सा था? मॉर्निंग, नून, इवनिंग, या अर्ली मॉर्निंग? अब यहाँ पे मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग में आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भोर का समय था, सुबह 4 बजे था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट, माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। यस, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. तो जब मुराद कजन के पास आया, उसने घोड़ा दिखाया, तो वो आंखें मलता हुआ बाहर निकला और मुराद ने अपने आर्मेनियन भाषा में कहा कि ये घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। तो पहला सवाल है, हु वर आराम एंड मुराद? ये कौन थे? क्या रियल ब्रदर्स थे, कजन ब्रदर्स थे, डैड एंड सन थे, अंकल एंड नेफ्यू थे? तो वो चचेरे
भाई थे, तो यहाँ होगा कजन ब्रदर्स, ऑप्शन बी। वाई डिड आराम रब हिज आईज, उसने आंखें क्यों रगड़ी? हिज आईज वर पेनिंग, ही कुडंट बिलीव व्हाट ही सॉ समथिंग अमेजिंग, ही कुडंट सी इट प्रॉपरली। तो यहाँ पे हम आंखें मलना जो मुहावरा है वो यूज करते जब हमें जो दिखता है वो विश्वास नहीं होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ही कुडंट बिलीव व्हाट ही सॉ, उनको विश्वास नहीं हो रहा था वो जो देख रहे थे। नेक्स्ट इज द ऑपोजिट ऑफ आइडल इज, आइडल यानी आप आलस करते हो, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि वो क्विक, वो जल्दी से कर ले, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्विक। क्वेश्चन नंबर 14, this was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken, every branch of the Garoglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. तो यहाँ पे जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो घोड़ा हमारे सामने है, क्योंकि हमें मालूम था कि हमारा फैमिली बहुत पुअर है। तो यहाँ पूछा गया है कि नरेटर किसकी बात कर रहा है, his family, his friends, his tribe and its condition या poverty। तो इसका राइट आंसर होगा वो अपने पूरी ट्राइब के बारे में बात कर रहा है। Our whole tribe was poverty stricken, पूरी उसकी जनजाति, तो his tribe and his condition राइट आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी स्ट्रिकन, यानी कि आप जब गरीबी की मार झेल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, लिटिल पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, स्ट्रक बाय पॉवर्टी या सर्वाइव्ड इन पॉवर्टी सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा कि बहुत ज्यादा गरीब यानी एक्सट्रीमली पुअर। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द टोन ऑफ द लास्ट लाइन इज, अंतिम जो लाइन है वो कैसा है, ह्यूमरस है, सटायरिकल है, दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर ए और बी एंड बोथ ए एंड बी। तो लास्ट लाइन हमारे लिए हास्य योग्य भी है, तो ह्यूमरस भी है, और कहीं ना कहीं एक व्यंग कसा जा रहा सटारिकल है, तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के लास्ट रेफरेंस पे। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो, अगर आपको याद होगा कि जॉन बायरो क्यों आए थे आराम मुराद के पास, came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen, यहाँ पे सरे का अर्थ है टांगा, and returned. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. My uncle Khosrove, who was in the parlor, became irritated and shouted, quiet man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it. तो आखिर जॉन बायरो यहाँ कौन है, क्या वो एक फार्मर है, एक रिच मैन है, मेंबर ऑफ द ट्राइब है, या नन ऑफ दिस? तो यस, जॉन बायरो एक फार्मर थे जिनकी हॉर्स आराम और मुराद ने कुछ महीने चलाई थी। नेक्स्ट इज हु हैड स्टोलन द हॉर्स, तो हॉर्स चुराया किसने था, अंकल खोसरोवो ने, आराम और मुराद ने, जॉन बायरो ने, या फिर केवल जॉन बायरो ने, या फिर केवल मुराद ने? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, मुराद। आराम का उसमें चुराने में योगदान नहीं था। एंड देन पार्ट 3, व्हाट वाज द फेमस अटरेंस ऑफ अंकल खुसरोवे, अंकल खुसरोवे कौन सी बात बार बार रिपीट करते थे, पे नो अटेंशन टू देम, पे ऑल अटेंशन टू इट, पे नो अटेंशन टू मी, पे नो अटेंशन टू इट। तो यहाँ पे यदि आप देख पाए कि जो हमने लाइन दिया है, इसका लास्ट लाइन दिया हुआ है पे नो अटेंशन टू इट, सो इसका राइट आंसर होगा पे नो अटेंशन टू इट। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए ये इंपॉर्टेंट है, और आप इसका अभ्यास आगे भी करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।